देखो, गुड इवनिंग सबको। ठीक, आफ्टरनून हो रहा है, गुड इवनिंग हो रहा है। आफ्टरनून कौन कह रहा है? देखो, अभी क्लास में आप लोगों को ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है आप लोगों का अभी। तो ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं वन और वनस्पति। ठीक, जितने भी आपके फॉरेस्ट है भारत में, कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे है, कैसे हैं, उनको समझना है। ठीक, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते ही हैं। एक दो पेड़ के नाम पूछते हैं कि ये पेड़ किस वन में पाए जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा आराम से और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो शायद बारीकी से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक, आप लोग हो सके तो एक मैप बना लो। मैंने आपको बताया था कि एक मैप खरीद लाया करो 2 क्लास में, जब हिस्ट्री क्लास में, पॉलिटिकल में, और ज्योग्राफी में। क्योंकि मैप से क्या होगा, और घर में तो एक मैप लगा ही लो, इंडियन मैप, इंडियन पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो सब चीजें रहेगी जो आप पढ़ रहे हो, और दिन में एक बार मैप की तरफ जरूर देखो। ठीक, और मैप बनाना सीख ही लो, मैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर कई प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक, जिनमें भारत के अंदर सबसे अधिक जो वन है वो आपका है पर्णपाती वन। ठीक, अब देखो वन कैसे कैसे कहां पे होते हैं। ये मान लो ग्लोब है। ठीक, ये आपका जो रेखा, ये इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। भारत जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है, ऐसे है भारत। ठीक है, यहां पे है। तो भारत देखो इस बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी भूमियां होगी वो क्या होगा, उष्णकटिबंध होंगे, क्योंकि यहां पे अधिक गर्मी पाई जाएगी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भूमि होगी वो क्या होगा, उष्णकटिबंधीय, मतलब जहां पे अधिक गर्मी होती है। ठीक, और इसके ऊपर जो भी होगा वो होगा शीतोष्ण कटिबंध, जहां पे ठंडा मौसम होता है। इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि धूप जो है अधिकतर कहां पे होगी, इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। मकर रेखा और कर्क रेखा और इक्वेटर के बीच में धूप रहती है, क्योंकि पता होगा आपको कि सूर्य जो है जब भी अगर इधर आया इस साइड में मकर रेखा पे, तो इस साइड में आपको ठंड देखने को मिलेगा। तो अभी सूर्य कहां पे है, यहां पे, और जब सूर्य यहां पे आएगा तो इधर ठंडी इधर गर्मी, जून के महीने में। तो कहीं ना कहीं मौसम जो है, क्लाइमेट जो है, वो फॉरेस्ट को, जंगल को प्रभावित करता है, और जहां की जैसी जलवायु वहां वैसे वन पाए हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, जहां अधिक वर्षा होगी वहां पर वैसे वन होंगे जो सदा से हरे भरे होंगे, सदाबहार वन जिसे कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, जो हमेशा से ही हरे भरे होते हैं। तो भारत के अंदर जो आपका ये पोर्शन है, ये भाग और ये भाग, ये क्या है आपका, सदाबहार वन का है। तो सदाबहार वन कैसे होते हैं आपको पता होगा, ये आपका है पश्चिम घाट, और ये आपका हो गया हिमालय के पूर्वी भाग का हिस्सा, जो आपका मेघालय का पठार हो गया। तो मानसून का डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा कि मानसून जब भी चलता है तो एस आकार में, और यहां से 2 भागों में मानसून भागता है, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो इधर के भाग से बारिश कहां होगी, पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ी है वो प्लेटू टाइप में है, हाइट पे है। तो क्या होता है, ये यहां पे मौसम को रोकता है, और रोकने के बाद यहां पे बारिश करवाता है। तो यहां पे क्या होता है, हमेशा बारिश होती है, होती होगी, यहां पे बारिश होगी। तो क्या यहां पे जो वन पाए जाएंगे, क्या वो हरे भरे होंगे या वो ऐसे होंगे, हरे भरे होंगे। यहां के खास पेड़ में आपके महोगनी का पेड़ देखोगे आप, हाँ, और रबर के पेड़ और बांस। यहां के जितने ही पेड़ मिलेंगे वेस्टर्न घाट के और आपके इधर के पेड़, यहां आपके ज्यादा लंबे पेड़ मिलेंगे। पेड़ ऐसे होते हैं कि इनके पत्ते 12 मास
जो है हरे भरे रहते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पाई जाती है वहां पे। तो अलग अलग कैटेगरी के पेड़ होते हैं, तो सभी पेड़ों के पतझड़ का मौसम एक टाइम तो आता नहीं है, किसी का अलग महीने में, किसी का अलग महीने में। तो क्या होगा वहां पे, जब भी एक का पतझड़ आएगा तो दूसरे में पत्ता होगा, तो क्या होगा, वो हमेशा से सदा हरा भरा रहता है। और यहां के पेड़ लंबे होंगे या छोटे होंगे, लंबे होंगे। और इस पेड़ की खास बात यह है कि ये पेड़ लंबे होने के साथ साथ सूर्य की रोशनी पाने के लिए होड़ में रहते हैं कि मैं उससे आगे जाऊंगा, मैं उससे आगे जाऊंगा। ठीक, इसके बाद सदाबहार वन में आप देखोगे कि तो मोटे जानवर आपको नहीं मिलेंगे, हाथी वाथी जो है ना इन जंगलों में आपको नहीं मिलेंगे। अब हाथी जो है, अब यहां पे पेड़ होते हैं वो पतले पतले होते हैं, छोटे जगह पेड़ उग जाते हैं, तो वहां पे हाथी जगह तो फंस जाएगा। तो ऐसी जगह पे छोटे छोटे जीव रहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद इन एरियाओं की जो मिट्टी होती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, धूप की रोशनी नीचे जमीन में जाएगी नहीं, पत्ता गिरेगा वो सड़ जाएगा, वो क्या बनेगा, पत्ता सड़ जाएगा, पौधा बन जाएगा, खाद बनेगा, मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो क्या उपजाऊ मिट्टी होगी यहाँ की मिट्टी इस जगह की। ठीक, तो यहां पे कौन से वन है, सदा बहार वन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आते हैं भारत, और इस जगह पे और सदाबहार वन वही होते हैं जहां पे लगभग 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जिस जगह पे 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो वहां पे हमेशा आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे, आपका आता है पर्णपाती वन। इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्यों, क्योंकि ये जो है कर्क रेखा के बीचों बीच में है, यहां पे गर्मी पाई जाती है। ठीक, तो वृक्षों के आपके नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो इन एरियाओं में बता दिया आपको, बांस, महोगनी, रबर, ये पौधे कहां पाए जाएंगे, तो आपके इन एरियाओं में। ठीक, इसके बाद पर्णपाती वनों में कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन में आपको आम, शीशम, महुआ, जितने भी मोटे मोटे पेड़ होते हैं। और अक्सर आप गांव देहात देखोगे कि सागवान की लकड़ी काफी महंगी बिकती है, महुआ की लकड़ी काफी महंगी होती है। ठीक, आम की लकड़ी काफी महंगी होती है, शीशम की लकड़ी काफी महंगी होती है, क्योंकि ये जो है पर्णपाती वन तरह ये मोटे मोटे होते हैं। इनमें जो है हमेशा से जो लकड़ियां होती है वो लाल रंग की होती है, मतलब ब्राउन टाइप में काफी चमकीली लकड़ियां होगी इसकी। तो गांव देहात के लोग कहते हैं हमारे बिहार में इन लकड़ियों का यूज जो है ज्यादातर किसमें करते हैं, नाव बनाने में, ठीक, आपका बेड बनाने में, कुर्सी बनाने में, दरवाजा बनाने में, इनमें इनका प्रयोग करते हैं। ये लकड़ियां काफी महंगी होती है। ठीक, तो पर्णपाती वन उन जगहों पे होगी जहां पे 150 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये ध्यान, एग्जाम में अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्णपाती वनों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो 120 सेंटीमीटर की मात्रा होती है। ठीक, कोई दिक्कत। और एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात सदाबहार वनों में वर्षा की संख्या कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर की अकॉर्डिंग होती है। ठीक, 2 वन हो गए। तो आपके पर्णपाती वन में कौन कौन से पौधे पाए जाएंगे, आम, महुआ, शीशम, सागवान, ये आप याद रखोगे, कोई दिक्कत। पर्णपाती वन में आम, महुआ, शीशम और सागवान, ये किन वनों में पाए जाएंगे, तो आपके पर्णपाती वन में। ये देखो जितने भी आपके ये रेड जो है, रेड जितने भी रेड है आपके, क्या ये आपका पर्णपाती वन है। यहां पे आपको ज्यादातर आपको यही पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जितने भी आपके ये इन एरियाओं में ग्रीन देख रहा है, इन और इन एरिया में यहाँ पे हमेशा से हरा भरा पौधा होता है, लंबे लंबे पौधे, हरे पौधे। और पर्णपाती वन मोटे मोटे बंद होंगे हैं। तो क्या यहाँ पे जानवर जो होंगे वो तगड़े जानवर होंगे, पतले जानवर होंगे, तगड़े होंगे। यहाँ पे हाथी वाथी मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोटे पेड़ कभी भी
एक मोटा पेड़ अगर यहां पे होगा तो एक मोटा पेड़ कम से कम 10 मीटर की दूरी पे होगा। ऐसा नहीं यहां पे भी है, यहां पे, क्योंकि मोटा इंसान, जो मोटा इंसान होता है वो खाना कितना खाता है? अगर एक पतले इंसान के मुकाबले देखे तो वो उतना ही प्रोटीन लेगा जितना वो एक पतला इंसान 2 आदमी लेगा। आप देखो गेहूं है, अब गेहूं को अब बोते हो तो एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे होते हैं, तो क्या होता है कि वो कमजोर होता है, उनमें ताकत कम होती है तो खाना भी कम खाएगा। लेकिन वही आम इतना मोटा पेड़ होता है, भाई उसे भोजन चाहिए तगड़ा सा है। तो ऐसे ऐसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे जंगल में जो इंसान वो जानवर होंगे वो कौन से होंगे? हाथी होंगे, चीता हो गया, भयंकर। तो सबसे अधिक वनों की संख्या कहां पे है? आपका मध्य प्रदेश में। पर्णपाती वनों की संख्या सबसे अधिक कहां पे? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वनों की संख्या आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम आते हैं ऊपर के एरिया में, हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत पे जितने ही वन होंगे वो वन हाइट और ऊंचाई को देख करके अपने आप का आकार और आकृति रंग को बदलता है। तो ऊपर के एरिया में ये जितने भी ब्लू लाइन में दिख रहा है आपको, ये सारे वन जो है आपका शंकुधारी वन होते हैं, ठीक। शंकुधारी वन कैसे होता है पता है आपको? इनमें अगर आपको ना दिखे तो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, ठीक। ये शंकुनुमा इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि अगर बर्फ गिरे इसके ऊपर तो ये इसका जो पत्ता होता है ये फिसलने वाला होता है। बर्फ गिरते ही ये पत्ते जो है बर्फ को अपने आप से साफ कर देता है। अधिक ऊंचाई पर ये जो वन होते हैं ये छोटे पौधे उगाते हैं, निचले स्थान पर ये जो वन है ये बड़े बड़े पौधे उगाते हैं। और अगर अधिक ऊंचाई है तो वहां पे आपको पौधे नहीं पाए जाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, क्या माउंट एवरेस्ट चोटी पर क्या पौधे हैं? नहीं पाए जाएंगे आपको, क्योंकि उतने लेवल पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक। तो शंकुधारी वन या टुंड्रा वन, 2 वन होंगे, शंकुधारी वन या टुंड्रा वन। वो कहां पाए जाएंगे आपको? तो ये इन एरियाओं में पाए जाएंगे आपके हिमालय के भाग में, हिमालय के पार्ट में। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका ये मरुस्थलीय भूमि। मरुस्थलीय भूमि वो भूमि जहां पे वर्षा की मात्रा कितनी 70 से 100 के सेंटीमीटर के बीच में, ठीक। 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा जहां होती है उसे हम कहते हैं मरुस्थल भूमि। सर उसमें कितना है? कहां पे? ऊपर वाले में ऊपर में तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बर्फ बारिश होती है वहां पे, ठीक। तो वहां पे ऐसे पौधे आपको देखने को मिलेंगे जो ज्यादा वो ले, प्रोटीन ले, पानी ले, ठीक। तो यहां जो वन पाए जाते हैं वो ऐसे वन होंगे जो कांटेदार होते हैं। कैक्टस का ले लो, बेल का ले लो, बबूल का ले लो, ये ऐसे पौधे होते हैं अगर आपने एक जगह इसको लगा दिया तो इनको ये नहीं है कि पानी कहां से लाएगा ये। अगर आपने मान लो कि बेल का पौधा लगा दिया एक जगह पे, अब एक बार अगर लग गया ये, तो ये पौधे के ऊपर रिस्क है कि पौधा चाहे जहां से लाए पानी, ये कहीं उठा लेगा पानी, चाहे 10 किलोमीटर एरिया में पानी हो वहां से खींच लेगा, क्योंकि जड़ इसकी लंबी होती बहुत, ठीक। लंबे लंबे जड़ होते हैं। आप देखोगे बेल के पौधे, या आप देख लो, आप क्या कहते हैं, बबूल के पौधे, पीपल के पौधे देख लो, पीपल के पौधे कितने लंबे होते हैं। तो ये पौधे एक बार लग गया ना, फिर इनको पानी टेंशन नहीं है, बस लगने की देर है। तो ऐसे खास करके पेड़ आपको राजस्थान में मिलेंगे, हैदराबाद कुछ इलाका आपका मरुस्थल है वहां मिलेगा। जितने ब्लैक कलर के यहाँ पे क्या कांटेदार वन पाए जाएंगे। कांटेदार वन में क्या होते हैं? तो आपके बबूल, बेल, कैक्टस, पीपल, ये भी पौधे होते हैं। तो कांटेदार और झाड़ीदार वन कहां पाए जाएंगे आपको? ये एरिया में। किन्हीं कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। इसके बाद आपका बच गया है डेल्टाई क्षेत्र वाला वन। हाँ, ऐसे वन जो डेल्टा पर उगते हैं, नदी के बहाव से जो मिट्टियां आती है वो डेल्टा निर्माण करता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा कहां बना है? यहां पे। तो यहां पे जो वन पाए जाएंगे, ये जो वन होंगे, यहां पे कौन से वन होंगे? मैंग्रोव वन। ये वन छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही झाड़ीदार वन होते हैं जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अगर मानसूनी हवाएं चले
तो ये वन जो है मानसूनी हवाओं को रोकने का भी काम करती है, चक्रवात को। ये जो बंगाल और उड़ीसा बचता है हमेशा, पता क्यों बचता है? यहां पे जो मैंग्रोव वन है ना, ये इन एरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर 200 किलोमीटर की स्पीड से हवा चले तो ये जो वन है इनको रोकने का काम करती है, क्योंकि आधे जो प्रेशर को रोक लेगा ये, और जो बचेगा हो जाएगा। अगर ये वन ना हो तो शायद आपका बंगाल और उड़ीसा एक बार में उड़ जाएगा हवा में। तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे वो कौन से वन होंगे? मैंग्रोव वन होंगे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं यहां में, ये आपका वेस्टर्न घाट और आपका मेघालय के पठार में कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन, सदा से हरे भरे। यहां पे कौन से पौधे होंगे? बांस के, रबड़ के, ठीक, और महोगनी वन। इसके बाद जो रेड कलर में मैंने निशान लगा रखा है, ये कौन सा है? पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ पे आम, महुआ, शीशम, सागवान, ऐसे ऐसे पौधे देखने को मिलते हैं। इसके बाद पर्वतीय वनों में शंकुधारू वन मिलते हैं, जिनमें टुंड्रा वन भी कहते हैं। ये एग्जाम में आपके राजस्थान एसआई में क्वेश्चन आया था कि टुंड्रा वन कहां पाया जाता है, तो आपका पर्वतीय क्षेत्रों में टुंड्रा वन पाया जाता है। इसके बाद आपका ये मरुस्थलीय भूमि में कांटेदार वन पाए जाएंगे। बेल के पेड़ कांटे वाले होते हैं, नहीं होते हैं? बबूल कांटेदार होता है कि नहीं? कैक्टस का कांटे वाला होता है ना। इसके बाद आपका बच गया क्या? ये मैंग्रोव वन। डेल्टाई क्षेत्र पर स्थित जितने वन है उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। समझ ना आया हो तो वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में आगे।